बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को तोशाखाना केस में एहतसाब अदालत ने 14-14 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुना दी है। और इमरान खान के वकील और पीटीआई के आखिरी चेयरमैन, मुंतखब चेयरमैन जो अब कलअदम हो चुके हैं, गौहर अली खान साहब, उन्होंने ये दावा किया है कि ये अपील में जो 14 साल की सज़ा है, ये 14 सेकंड में ख़त्म हो जाएगी। क्या एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर का फ़ैसला वाक़ई इतना कमज़ोर है? जिन ख़ामियों की निशानदेही की जा रही है इस फ़ैसले में, क्या वो वाक़ई ख़ामियाँ मौजूद हैं या फिर उन्हें नज़रअंदाज किया जा सकता है अपील की समाअत के दौरान? इस पर बात करेंगे। और फिर बुशरा बेगम को अडयाला जेल की बजाय बनी गाला में जो उनकी रहायशगाह है, उसे सब जेल करार देकर वहाँ भेज दिया गया है। क्या बुशरा बेगम के साथ ये रायत की गई है या फिर ये कि उन्हें क्यों अडयाला के बजाय बनी गाला उनके घर में रखा गया है कैद काटने के लिए? इस पर बात करेंगे। और फिर कोर कमांडर्स की मीटिंग हुई है, वहाँ कुछ बड़े फैसले हुए हैं, कोई अहम पैगाम जो है इलेक्शन के हवाले से वो भी वहाँ से आया है, उस पर बात करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं जनाब, ये सज़ा सुना दी गई है मोहम्मद बशीर जो जज हैं एहतसाब अदालत के, अडयाला जेल में समाअत कर रहे थे। और कहा यह जा रहा है कि इमरान खान का जो बयान है 342 का, वो नहीं लिया गया, वो कलमबंद नहीं किया गया, उन्हें मौका नहीं दिया गया, इसलिए ये फैसला 14 सेकंड में उड़ जाएगा। ये बातें की जा रही हैं। पहले तो हम ज़रा केस पे नज़र डाल लेते हैं, ये केस है क्या? और इमरान खान बार बार ये कह रहे हैं कि जनाब बुशरा बेगम का इस केस से तल्लक ही कोई नहीं। ओ भाई, मेरे जो तोशाखाना से तहाइफ आते थे और फिर वो फ़रोख्त के लिए भेजे जाते थे, वो सारा काम तो बुशरा बेगम कर रही थी। उनका जो ऑडियो है जुल्फ़ी बुखारी के साथ, जिसमें वो कह रहे हैं कुछ गड़ियाँ हैं, खान साहब चाहते हैं, वो बेचना चाहते हैं, आपने सुना है ना? और फिर वो उनकी जो एक ऑडियो थी जो केयर टेकर को डांट रही थी कि आपने तस्वीरें क्यों बनाई हैं जो तोशाखाना से तहाइफ आए हैं, और वो मिलिट्री सेक्रेटरी अगर हम हमारे ऊपर एतबार करता है, भेज देता है, तो आप क्यों तस्वीरें बना रहे हैं? ये सारा कुछ तो बुशरा बेगम कर रही थी, लेकिन खान साहब कह रहे हैं उनका कोई ताल्लुक नहीं है। और फिर जो इल्ज़ाम है वो यही है कि जनाब इन्होंने कम कीमत, औने पौने दामों उनकी जो बनाई, रेट लगवाया उनका, और फिर रेट लगाने के बाद जनाब उनकी जो कीमत है कानून के मुताबिक जितनी देनी होती है वो दे के अपने पास रख ली। अब जो मोहम्मद बिन सलमान वाला ग्राफ सेट है, उसकी कीमत इन्होंने लगाई 2 करोड़ रुपए, और 90 लाख रुपए पे करके इन्होंने वो सेट जो है वो अपने पास रख लिया। रिटेन कानून में भी लफ्ज़ लिखा हुआ है, रिटेन, जो तोशाखाना वाला कानून है उसके मुताबिक रिटेन कर सकता है बंदा, अपने पास रख सकता है पेमेंट करके, जो कवायद व ज़वाबित हैं उसकी बात मैं कर रहा हूँ। लेकिन इन्होंने अपने पास नहीं रखे ये तहाइफ, इन्होंने ये तहाइफ जो हैं ये बेच दिए, फ़रोख्त कर दिए। फ़रोख्त नहीं किए जा सकते। एक बात ये, इन्हें दूसरे ममालिक से 108 तहाइफ मिले, 58 इन्होंने अपने पास रख लिए, और उनमें से बहुत से तहाइफ ऐसे हैं जिनका ज़िक्र है कि जनाब इन्हें तहाइफ मिले, लेकिन तोशाखाना में जमा नहीं करवाए गए, डायरेक्ट ही अपने पास रख लिए इन्होंने। इस तरह के इल्ज़ामात थे। और फिर जब ये बाहर बेचा गया दुबई में ले जाके, वो जो ग्राफ सेट था घड़ी वाला, वो कैसे बाहर निकला? इतनी कीमती चीज़ मुल्क से बाहर जाती है, तोशाखाना की चीज़, तो वो किसी इजाज़तनामे के तहत जानी चाहिए ना। और फिर वहाँ से अगर ट्रांज़ैक्शन होती है पैसों की, तो वो बैंक के ज़रिए होनी चाहिए। ये एक तरह से ब्लैक मनी का केस भी है। नासा के मुताबिक जो मोहम्मद बिन सलमान वाला ग्राफ सेट है, उसकी जो मालियत है वो 3 अरब और 15 करोड़ रुपए है, और इन्होंने मजमूई तौर पे जो नुकसान पहुँचाया कौमी खजाने को, वो है 1 अरब 57 करोड़ और 40 लाख रुपए। इतनी ही जो अमाउंट है वो एहतसाब अदालत ने जुर्माना किया है दोनों मियाँ बीवी को मिलाकर, यानी 1 अरब 57 करोड़ 40 लाख रुपए उन्होंने कहा जनाब आपने नुकसान किया है, तो ये भी जमा करवाएं, और 14-14 साल कैद बामुशक्कत जो है वो भी भुगतें। अब मसला ये है कि लोग कह रहे हैं जनाब के दफ़ा 342 का बयान जो है वो रिकॉर्ड नहीं किया जज जो मोहम्मद बशीर साहब हैं उन्होंने,
اور اس لیے اب جو یہ کیس ہے یہ بالکل کمزور ہو گیا ہے. اس جو فیصلہ ہے یہ 14 سیکنڈ میں اڑ جانا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں. پہلی بات تو یہ ہے کہ 342 کا بیان کل میں نے ذکر کیا تھا اپنے ولاگ میں، بالکل اس سے پہلے بھی یہ ذکر کیا تھا کہ جو فرد جرم ہوتی ہے، جو گواہوں کے بیانات ہوتے ہیں، ان پہ جو جرح ہوتی ہے، اس کے بعد ایک سوال نامہ تیار کرتا ہے جو جج ہوتا ہے ٹرائل کورٹ کا، اور وہ ملزموں کو دیا جاتا ہے اور پھر ان سے جواب لیے جاتے ہیں، تحریری طور پہ وہ اس کا جواب دیتے ہیں. یہ ہے سی آر پی سی کا سیکشن 342، جس کو کہتے ہیں 342 کا بیان، عرف عام میں یہ کہا جاتا ہے. تو اب 342 کے بیان کے حوالے سے سپریم کورٹ کی کچھ ججمنٹس موجود ہیں. ایک ججمنٹ جو ہے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اسکرین پہ، اس کو ایس اے کے رحمانی کیس کہتے ہیں. ایس اے کے رحمانی بنام سرکار، اور ایس سی ایم آر 2005 کے صفحہ 364 پہ یہ ججمنٹ موجود ہے. یہ اس وقت کے چیف جسٹس تھے ناظم حسین صدیقی صاحب اور جوید اقبال صاحب جو نیب کے چیئرمین رہے ہیں، اس وقت سپریم کورٹ کے جج تھے. یہ 2005 کی بات ہے، انہوں نے یہ ججمنٹ دی تھی. اسی کی بنیاد پہ یہ کہہ رہے ہیں، اس میں انہوں نے یہ قرار دیا ہے کہ جو 342 کا بیان ہے یہ لینا ضروری ہے، مینڈیٹری ہے، اور مناسب وقت ملنا چاہیے ملزموں کو اس کا جواب داخل کرنے کے لیے. اور پھر آگے جا کے وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کا فائدہ بھی ہو سکتا ہے ملزم کو، نقصان بھی ہو سکتا ہے. سچائی تک پہنچنے کے لیے یہ بیان وہ کہتے ہیں ضروری ہے 342 کا بیان. اگر ملزم جھوٹ بولتا ہے اور غلط بیانی کرتا ہے اپنے 342 کے بیان میں تو ظاہر ہے پھر اس کا ملزم کو نقصان ہوگا. لیکن ساتھ ہی قانون یہ کہتا ہے اور ججمنٹس یہ کہتی ہیں کہ اگر ملزم 342 کا بیان دینے سے انکار کر دے تو پھر کیا ہوگا. اگر وہ بیان دیتا ہی نہیں 342 کا، یہ سوچنے والی بات ہے، اگر وہ 342 کا بیان دینے سے ہی انکاری ہے، یا لیت و لال سے کام لے رہا ہے، یا تاخیری حربے استعمال کر رہا ہے، تو پھر کیا ہوگا. پھر یہ ہوگا، قانون یہ اجازت دیتا ہے کہ 342 کا بیان قلم بند کیے بغیر عدالت جو ہے جو دیگر شہادتیں ہیں جو اس کے سامنے آئی ہیں ان کو مد نظر رکھ کر اپنا فیصلہ جو ہے وہ اناؤنس کر دے. اور اس میں کیا ہوا ہے، یہ کہتے ہیں 342 کا بیان لیا نہیں گیا اور بشرا بیگم کو ہیرو بنا کے پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. جناب جب انہیں پتہ چلا کہ عمران خان کو سزا ہوگی ہے تو بھاگم بھاگ گاڑی سپیڈ تیز کر کے فوراً جیل پہنچی اور کہا مجھے گرفتار کر لیں. ایسے گرفتاریاں نہیں ہوتی، نہ ہی ایسے ہی ہوا ہے جو یہ بیان کر رہے ہیں پی ٹی آئی والے. ہوا یہ کہ صاحب عدالت کے جج محمد بشیر مقررہ وقت پر کمرہ عدالت میں پہنچ جاتے ہیں. اڈیالہ جیل کا کمیونٹی سینٹر جو ہے اسے عدالتی کمرہ ڈکلیئر کیا گیا ہے. اب وہ جاتے ہیں تو جناب ان کا کوئی وکیل وہاں موجود نہیں ہوتا، بشرا بیگم بھی نہیں پہنچی ہوتی. بھائی یہ ماما جی کی عدالت ہے کہ جب ایک ٹائم مقرر ہے عدالت کا تو اس وقت آپ کو عدالت میں ہونا چاہیے، آپ کے وکلا کو بھی اور ملزموں کو بھی. پھر وہ بلواتے ہیں جناب عمران خان کو. چلو جی عمران خان کو تو بلائیں نا کہ وہ کیا کہتے ہیں. عمران خان کو ایک اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ جیل جو ہیں وہ بلا کے لاتے ہیں. جب وہ کمرہ عدالت میں آتے ہیں تو جج صاحب ان سے پوچھتے ہیں کہ بھائی کل آپ کو 342 کا جو بیان ہے وہ سوالات دیے تھے، وہ نوٹس دیا تھا، آپ نے جواب دینا ہے. یہ 30 جنوری کو ان دونوں کو، میاں بیوی کو، یہ سوال نامہ دیا گیا تھا. بشرا بیگم کو 25 سوالات دیے گئے تھے اور انہوں نے ان کا فوری طور پہ جواب دے دیا تھا، جمع کروا دیا تھا بشرا بی بی نے. اور عمران خان نے آج یعنی 31 جنوری کو یہ جواب جو ہے یہ داخل کرنا تھا. جج صاحب نے پوچھا عمران خان سے کہ جناب آپ نے وہ تیار کر لیا جواب، اس کا 342 کے جو سوالات دیے تھے ان کا جواب تیار کر لیا. ان کا ہاں جی بالکل تیار کر لیا. ان کا تیار کر لیا تو آئے دیں اس کو سبمٹ کریں. تو انہوں نے یہ کہا کہ جناب وہ میرے کمرے میں پڑا ہوا ہے. تو انہوں نے کہا کمرے میں کیا کر رہا ہے بھائی، آپ یہاں عدالت میں سبمٹ کرنا تھا. تو انہوں نے کہا جناب وہ نہیں، میرے وکیل آئیں گے اور بشرا بیگم آئے گی نا، میں ان کو دکھاؤں گا اور دکھانے کے بعد میں نے اس میں کچھ تبدیلیاں کرنی ہیں، یہ خان صاحب کہہ رہے ہیں. اور جج نے کہا جناب آپ جمع کروا دیں، تو عدالت کا وقت جو ہے یہ ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اگر آپ کے جب وکیل آ جائیں گے اور بشرا بی بی آ جائیں گی تو اس وقت آپ جو ہے یہ ان میں تبدیلی کر لینا، میں تبدیلی کی اجازت دے دوں گا. یہ جج صاحب نے کہا ان سے. لیکن خان صاحب نے کہا میرے ساتھ دھوکہ ہو گیا ہے، چیخو پکار شروع کر دی. جب مجھے تو جو اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ ہے یہ کہہ کے
लाया था कमरा अदालत में कि जज साहब ने बुलाया, हाजिरी लगानी है। आप हाजिरी लगाने की बजाय आप वो 342 का बयान जो है वो मांग रहे हैं मुझसे। चलो दौड़ो, मैं नहीं देता। और खान साहब वहां से चले गए हैं कमरा अदालत से। जज साहब जो मुतलका असिस्टेंट सुप्रीटेंडेंट जेल हैं, उनको ये हदायत करते हैं कि जनाब खान साहब को बुला के लाएं, अदालत की कार्रवाई आगे चलानी है। वो जाते हैं बुलाने, खान साहब आने से इनकार कर देते हैं, वो नहीं आते। वो कहते हैं यार एक दफ़ा फिर पता करो, फिर एहलकार जाता है, फिर खान साहब नहीं आते। फिर वो कहते हैं जो एक तरीक़ाकार है, जैसे हरकारा आवाज़ देता है कि इमरान खान वगैरह हाजिर हों, वो कहते हैं जनाब अपनी 3 मरतबा वो आवाज़ जो है वो दिलवाते हैं। पहले आवाज़ दिलवाते हैं, फिर थोड़े से वक्त के बाद दोबारा आवाज़ दिलवाते हैं, इमरान खान बुशरा बीबी हाज़िर हों, इमरान खान बुशरा बीबी हाज़िर हों, इमरान खान बुशरा बीबी हाज़िर हों, लेकिन वो हाज़िर नहीं होते। यानी खान साहब जो हैं ये बयान दाखिल करने से अमली तौर पे इनकार कर रहे हैं। इसे इनकार समझा जाता है अदालती ज़बान में या अदालती तरीक़ाकार के तहत। मुल्ज़िम बैठा हुआ है लेकिन पेश नहीं हो रहा और बयान जो है वो सबमिट नहीं कर रहा, और फिर जो कह रहे हैं बुशरा बेगम जनाब ये भागी भागी गई जब उसे इतला मिली कि सज़ा हो गई है और ये हो गया वो हो गया। बुशरा बेगम इंतज़ार गाह में मौजूद, जब आवाज़ें दी गई हैं ना, बुशरा बेगम जो ज़राए मुझे बता रहे हैं, बुशरा बेगम इंतज़ार गाह में मौजूद थी। उसके बाद वो डिप्टी सुप्रीटेंडेंट के कमरा में बैठी रहीं, वो कमरे अदालत में नहीं गई। और फिर जब उसके बाद जब 342 का बयान ही नहीं था और वो छोड़ के चले गए थे, इनकार कर दिया उन्होंने, बयान रिकॉर्ड करवाने थे, अपने कमरे से निकले नहीं, वहाँ बैठे रहे कि जनाब बुशरा आएगी और वकील आएंगे। पहली बात तो यह है कि अदालत पाबंद नहीं है कि वकील और बुशरा का इंतज़ार करें। जो मुल्ज़िम हाज़िर है उसकी कार्रवाई बढ़ रही है, जब वो आ जाएंगे तो आगे कार्रवाई। उनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं था, क्योंकि बुशरा बेगम तो एक दिन पहले अपना बयान जो है वो कलमबंद करवा के जा चुकी हुई हैं। अब इस बुनियाद पे ये कह रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट का रहमानी केस है उसको सामने रख के इनके वकला ये कह रहे हैं कि 342 का बयान ज़रूरी था, इमरान खान का वो बयान जो कलमबंद नहीं किया गया, इसलिए जनाब ये जो है ना ये कोई प्रोसीजरल गलती नहीं है, ये तो जनाब सीधी सीधी कानून की खिलाफ वर्जी है। तो इसलिए जनाब ये जब अपील में हम जाएंगे तो अदालत फौरी तौर पे ये फैसला जो है ये खलअदम कर देगी, ये वो कह रहे हैं। जबकि जो दस्तावेज़ी शहादतें हैं वो इतनी मजबूत हैं इस केस में और गवाहियाँ इतनी तगड़ी हैं कि खान साहब और बुशरा बेगम को हर हाल में सज़ा होना थी, बच नहीं सकते थे, निकल नहीं सकते थे। मैं ये नहीं कह रहा कि जनाब ये 9 मई का वाकया और फिर एस्टेब्लिशमेंट इनके खिलाफ और पता नहीं क्या क्या, ये केस रसीदों के हिसाब से, दस्तावेज़ात के हिसाब से एक मजबूत केस है। बल्कि कुछ दोस्त तो ये भी कह रहे हैं कि जनाब मोहम्मद बशीर ने शायद रायत की है 342 का बयान कलमबंद ना करके। भाई मेरे रायत ने की 342 का बयान, इन्होंने कलमबंद ही नहीं करवाया, इनकार किया। अगर इनकार कर दे तो फिर अदालत जो है ये उसकी सवाबदीद पे होता है कि जनाब उसने मज़ीद टाइम देना है, मज़ीद को मौका देना है, या फिर उसने फैसला सुना देना है उसके इनकार की बुनियाद। भाई मेरे ये सीधा सीधा तोशाखाना के तहाइफ की चोरी और फिर उन तहाइफ को चोर बाजार में फ़रोख्त करने का केस था, और सारी शहादतें इस बाबत मौजूद हैं, रिकॉर्ड पर मौजूद हैं, गवाह भी मौजूद हैं, दस्तावेज़ात भी मौजूद हैं, जाली रसीदें भी मौजूद हैं। वो कहते हैं मनी ट्रेल दें, मनी ट्रेल नहीं दे सके ये दोनों मियाँ बीवी। और खान साहब आज भी ये कहते रहे हैं, उनके वकील भी ये कह रहे हैं कि जनाब बुशरा बीबी का इससे क्या ताल्लुक। और भाई बुशरा बेगम भी तो तहाइफ लेके गई हुई है ना, जो अंगूठियाँ, नेकलेस, हार, वो किसके हैं? वो इमरान खान के थे जो फरोख्त हुए हैं, जो निकाले गए हैं वहाँ से, और घड़ियाँ जो फरोख्त की गई हैं, और फिर वो जो खाना काबा वाली घड़ी है और पेन है ग्राफ वाला वो बेचा गया है। और कौन है इसके पीछे? शहादतें क्या कह रही हैं? जो इस्तगासा की कहानी है उसकी बात मैं कर रहा हूँ कि बुशरा बेगम इसके पीछे, बुशरा बेगम की निगरानी में ये सारा कुछ हो रहा था। और वो कह रहे हैं जनाब, और वो जो बुशरा बेगम ने 25 सवालात के जवाब दिए हैं, उनमें भी ये बताया जा रहा है कि कुछ चीज़ों का एतराफ़ जो है वो मौजूद है, जिन्होंने में भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इमरान खान और बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ जा रही हैं। अब जो लोग कह रहे हैं ना कि जनाब इसमें सुकम रह गया बहुत बड़ा,
पता नहीं क्या हो गया है, और 14 सेकंड में सज़ा ख़त्म हो जाएगी। मेरे ख्याल में तो ये कुछ हुक्म नहीं, उन्होंने तमाम जो कानूनी तकाज़े हैं अदालत ने वो पूरे किए हैं। और बहुत सारे लोग कह रहे हैं जनाब जज साहब ने बड़ी तेज़ी दिखाई है फैसला करने में। और भाई मेरे, ये हाई कोर्ट का हुक्म था, लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म कि जनाब इस केस को जल्दी निपटाया जाए, मुमकिना तेज़ी के साथ इसकी समाअत की जाए। और जज साहब ने उस आर्डर को, हाई कोर्ट के आर्डर को अबे किया है। और फिर अगर तखीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हों तो अदालत के पास ये इख्तियार है कि वजीरा का ख़त्म कर दे। 9 वकील तो पहले तब्दील कर लिए इसमें, 10वां एक और लेके आए थे जनाब, इसको अब ये हमारा वकील होगा। तो ये तखीरी हरबे ही थे जिसको अदालत ने ज़ाहिर है रोकना था, और उसने अपना फैसला सुना दिया। अब जो कह रहे हैं जनाब 14 सेकंड में, मुझे नहीं लगता ये कि इतना कमज़ोर लिखा गया फैसला है कि जनाब ये जाएंगे और जाते ही पहली पेशी पे ही बगैर नोटिस के अदालत जो है इस फैसले को मुअत्तल कर देगी या सज़ा को मुअत्तल कर देगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक और बुरी खबर जो है वो इमरान खान और बुशरा बीबी के लिए है। और आमर फारूक साहब जो चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनकी सरबराही में 2 रुकनी बेंच जो है उसने समाअत की। वो इद्दत वाला केस नहीं, खबर मानिका ने जो इस्तगासा फाइल किया हुआ है कि इद्दत के दौरान निकाह कर लिया था और ऑब्जर्वेशन ऐसी आ रही थी जनाब ये कोई जो निकाह है ये बातिल नहीं है, कोई जुर्म नहीं होता, इस तरह के ऑब्जर्वेशन आ रही थे उसमें ना। इमरान खान और बुशरा बीबी ने चैलेंज किया हुआ था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जनाब जो इद्दत वाला इस्तगासा है खबर मानिका वाला उसको खारिज किया जाए, हुक्म दिया जाए नीचे वाली अदालत को। तो वो फैसला भी आ गया है, और जो बेंच है उसने ये डिक्लेयर किया है, करार दिया है कि जनाब फ़र्द जुर्म आयद हो चुकी हुई है इद्दत वाले केस में। तो इसलिए इस मरहले पे जो अदालत है हाई कोर्ट, वो ट्रायल कोर्ट के मामले में मुदाखलत नहीं कर सकती। उन्होंने मुस्तरद कर दिया, यानी कि इद्दत वाला जो केस है अब वो नीचे वाली अदालत में जो ट्रायल कोर्ट है वहाँ चलेगा। और जो दफ़ा लगी हुई है उसके मुताबिक दोनों को, मियाँ बीवी को 7 साल तक कैद की जो है ये सज़ा हो सकती है। और फिर बुशरा बीबी को जनाब बनी गाला में क्यों रखा गया है, अडियाला जेल से क्यों निकाल दिया गया है, और गिरफ्तारी में ताख़ीर क्यों हुई? वो एक वारंट जारी करना होता है अदालत ने। जब फैसला दे देती है अदालत, सज़ा सुना देती है, तो उसके बाद वारंट जारी करती है कि इन मुजरिमों को, अब ये मुलज़म मुजरिम बन के हैं, इनकी ज़मानतें उम्रें ख़त्म हो गई हुई हैं, जो भी है अब इनको पकड़ें और जो मेरा हुक्म है सज़ा का उस पर अमल दरामद करवाएं। अच्छा, बनी गाला को सब जेल करार देकर बुशरा बेगम को वहाँ क्यों रखा गया है? वो जो रहायशी इलाका है ना बनी गाला में इनके घर का, उसको सब जेल जो है वो डिक्लेयर किया गया है, नोटिफिकेशन हो गया है, और जो बुशरा बेगम है उनको वहाँ मुंतकिल कर दिया गया है, फोर्स फूस लग गई है। और इस हवाले से बहुत सारी बातें हो रही हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं पीटीए वाले जनाब उनकी वो तज़हीक करना चाहते हैं बुशरा बीबी की, वो पता नहीं घसीट के ले जाना चाहते हैं, और इनकी ख्वाहिश थी कि जनाब हम उसको रास्ते में गिरफ़्तार करें या फैसला आ जाए, लेकिन वो फौरी तौर पे जेल पहुंच गई, खुद गिरफ्तारी। वो मैंने बता दिया कितनी तेज़ी के साथ और कैसे वहाँ पहुंची। अदालत में आवाज़ें पड़ रही थी और वो इंतज़ार गाह में बैठी हुई थी, इमरान खान के पास ही नहीं जा रही थी। और वो जनाब एक तो सूरत ये जो बयान की जा रही है ज़राए से, एक दिन पहले जो आईजी जेल खाना जात हैं उन्होंने एक अडियाला जेल की सिक्योरिटी के हवाले से एक ख़त लिखा था, और उसमें उन्होंने ये कहा था कि अफ़गानिस्तान से कोई काल जो है नामालूम आई है, जैसे मछ जेल पे हमला हुआ था इसी तरह का वो कहते हैं जनाब के वो कहा गया, धमकी दी गई कि अडियाला जेल को जो है हम अड़ा देंगे, इस तरह की बात। और सिक्योरिटी के पेश नज़र जो बुशरा बेगम है इनको बनी गाला भेजा गया, ये खबर चल रही है। और ये कहा गया कि जनाब वहाँ भी एलीट फोर्स बढ़ा दी गई है, उसका गश्त बढ़ा दिया गया है, सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है अडियाला जेल की। भाई मेरे, अगर सिक्योरिटी का मामला है वहाँ कितनी और कैदी हैं? इमरान खान सबसे अहम कैदी जो अहम शख्सियत जो वहाँ कैद है वो तो इमरान खान साहब हैं, और फिर शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं। उनकी जानें भी तो इतनी अजीज है, उनको भी तो उतने सिक्योरिटी थ्रेट है ना। फिर इमरान खान को भी बनी गाला उनके घर में शिफ्ट कर देते।
सब जेल तो करार दे ही दी है, इमरान खान भी वहाँ रहे और बुशरा बेगम भी वहाँ रहें। लेकिन जो मेरी इतला है, जो मेरे ज़राए हैं, वो मैंने पूछा मुतलका काम से। मैंने कहा जनाब आप बुशरा बीबी जो हैं उनकी तज़हीक करना चाहते हैं, तज़लील करना चाहते हैं, उन्हें सड़कों पे घसीट के ले जाना चाहते हैं, मनी का अल्लाह। उनका यार आपने देखा है ऐसा कोई सीन? हाँ, रायत वाली जो बात मैंने की है कि यार को रायत शायद उन्होंने कहा, जो मुझे कहा गया, बताया गया, वो मैं आपके गोशगुजार कर देता हूँ। उन्होंने कहा जनाब बुशरा बीबी ने बड़ा तावन किया है हमारे साथ। अब क्या तावन किया है ये नहीं बता सके। बहरहाल ये कहा गया कि जनाब ये बुशरा बेगम ने बहुत तावन किया है और मुस्तकबिल में भी ये तावन करने वाली खातून है। वो कहते हैं कि जनाब जेल की बजाय इन्हें बनी गालना में जो रखना है वो बड़ा मुफीद काम है, बड़ा फ़ायदामंद होगा आगे जाके। अब आगे जाके पता नहीं वो क्या इससे निकालना चाहते हैं और क्या फ़ायदा उठाना चाहते हैं। और बुशरा बीबी अपने शौहर के साथ कोई बेवफाई, कोई इस तरह का काम कर सकती हैं या नहीं कर सकती हैं। अब तक उन्होंने क्या किया है कि जो हुकूमत है इतनी मेहरबान है। वैसे तो इन्होंने मरीम नवाज़ को भी ऑफ़र की थी, जब एवनफील्ड रेफरेंस वाला मामला था, केस था, उसमें सज़ा हुई थी नवाज शरीफ को, मरीम को और सफदर को, तो उन्हें ये रेस्ट हाउस को सब जेल करार दे के मरीम को कहा गया था कि वहाँ आपको शिफ्ट कर देते हैं, ज़रा आराम से रहें। तो उन्होंने ये कहा था कि नहीं, मैंने अपने वालिद के साथ ही रहना है और शौहर के साथ ही रहना है, उसी जेल में रहना है जहाँ अडयाला जेल में थे वो भी, तो मैंने नहीं जाना। उन्होंने तो खैर दिलेरी दिखाई और बुशरा बीबी जो हैं ये चले गई हैं वहाँ जनाब। इन्होंने कोई टांगें शांगें नहीं फंसाई वहाँ के, जनाब मैंने नहीं जाना, मैंने नहीं जाना, मैंने अपने शौहर से मिलना है, मैंने शौहर के बाद इन्होंने कुछ नहीं कहा। ये खामोशी से चली गई। और कुछ लोग तो कह रहे हैं खुशी खुशी चली गई है। खुशी खुशी वाली बात मैं नहीं करता। बहरहाल ये अब बनी गाला में रहेंगी और उनका ये ख्याल है कि ये बड़े काम की बीबी हैं और हमारे साथ इन्होंने बड़ा तावन किया है। ये पीटीआई वाले तो नहीं मानेंगे तावन किया है, और ना ही इमरान खान को समझ आ रही है कि जनाब क्या तावन किया है। वो तो अब भी कह रहे हैं मेरी बीवी बेगना है। और फिर दूसरी बात, जो इलेक्शन के हवाले से मैंने जो कहा कि बड़ी अफवाहें, अब भी अफवाहें चल रही हैं। कुछ अमन अमा की सूरत हाल बलूचिस्तान और केपी में ख़राब है और वहाँ पीपल्स पार्टी के जो कोयटा में पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उनके दफ्तर पे दस्ती बम से हमला हुआ है। और बलूचिस्तानी के ज़िला केच में पीपल्स पार्टी ही के एक उम्मीदवार के घर पर भी ऐसा ही हमला हुआ है। और जो पीटीआई की एक रैली थी उस पर भी हमला हुआ। और बाजोड़ में केपी में जो रेहान ज़ेब नाम के एक उम्मीदवार थे NA 8 से और PK 22 से, यानी सूबाई असम्बली का भी लड़ रहे थे, कौमी का भी लड़ रहे थे, और पीटीआई के वो आदमी थे, तो उनका भी कत्ल हो गया। और पीटीआई वालों ने बड़ा शोर मचाया कि जनाब ये देखें जनाब पीटीआई का जो उम्मीदवार है वो कत्ल कर दिया गया। फिर बाद में ये पता चला कि जो रेहान ज़ेब साहब हैं ये तो पीटीआई ने इसको टिकट ही नहीं दिया था, वो तो किसी और साहब को, गुलजफर को और गुलदाद पता नहीं किन लोगों को टिकट दिया हुआ था। उनकी वेबसाइट से पता चला ये इस बात का। और फिर उसके चचा ने भी ये कहा कि जनाब इसको पीटीआई वालों ने मरवाया है। और उसके वालिद, उसके चचा का नाम है मियाँ हबीब, और उसके वालिद ने भी ये कहा कि जो पीटीआई वाले हैं गुलजफर, गुलदाद और एक कोई अनवर ज़ेब इस तरह का नाम है, उन्होंने, और फिर जो मरने वाले हैं उन्होंने अपनी एक तकरीर में ये कहा था कि ये लोग और पीटीआई वाले और अली अमीन गंडापुर ये मुझे हलाक करना चाहते हैं, कत्ल करना चाहते हैं। और फिर इन्होंने शुरू में तो इन्होंने जनाब बड़ी उसकी वो डेथ को बेचारे की को इन्होंने अपने हक में इस्तेमाल, प्रोपेगेंडा के लिए इस्तेमाल किया। लेकिन जब बाद में भेद खुला, इन्होंने कैंपेन भी की हुई है उसके खिलाफ, रॉन्ग नंबर, इस तरह की रॉन्ग नंबर पीटीआई के ऑफिशियल जो एक्स अकाउंट हैं उन पे ये चली हुई है और उनके ग्रुपों में चली हुई कि ये रॉन्ग नंबर है, ये हमारा बंदा नहीं है। जो इलेक्शन कमीशन का इजलास हो रहा है ना, उसमें केपी और बलूचिस्तान में अमन अमा की सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा। ये नहीं है कि इलेक्शन मुलतवी करने के लिए वो इजलास हो रहा है। और फिर कोर कमांडर जो मीटिंग हुई है उसमें, जो कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें उन्होंने ये कहा है दो टोक अंदाज में कि सियासी सरगर्मियों की बुनियाद पर न तशद्दुद की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अमन अमा की जो सूरत हाल है इसको
बिगड़ने नहीं दिया जाएगा। اور پھر وہ کہتے ہیں کہ آئین اور الیکشن کمیشن کی ہدایات کے مطابق جو فوج ہے وہ اپنے فرائض انجام دے گی. یعنی فوج جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ ہم تیار ہیں بالکل جناب، الیکشن کمیشن ہمیں جو حکم دے گا کہ کہاں کہاں سیکورٹی فراہم کرنی ہے، کیسے فراہم کرنی ہے، ویسے بھی کوشش تو پوری کر رہی ہے. 24 گھنٹوں کے اندر 23 جو دہشت گرد ہیں وہ مارے جا چکے ہوئے ہیں سیکورٹی فورسز کے ہاتھوں. تو پھر یہ کہنا مشکل نہیں ہے کہ یہ 8 فروری کو جو امن امان کی صورتحال ہے اس کو کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو جائیں گی یہ فورسز اور فوج، اور پھر الیکشن کمیشن کی ہدایات کے اندر جو ہے یہ کام کرے گی. اور یہی پیغام جو ہے یہ کور کمانڈرز کانفرنس کے اعلامیہ میں دیا گیا ہے. اب دیجیے مجھے اجازت، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی نئے وی لاگ کے ساتھ. اللہ تعالیٰ آپ پر، مجھ پر، ہم سب پر مہربان رہے. اللہ حافظ.